जैसा कि हम लोगों ने देखा, हमने प्रीवियस 3 वीडियोज़ में 3 पार्ट में लगभग 75 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में कंप्लीट जीएस का रिवीजन कर लिया है और अब ये हम चौथा पार्ट आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमने लास्ट पार्ट में 27 नंबर क्वेश्चन तक कराया था, जो कि आप लोगों ने आई होप देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो प्रयास ये हमारे द्वारा किया जा रहा है, आप लोग उसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पार्ट में। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर यानी कि जिसको हम लोग सैडल पीक बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? देखिए, अब इसमें बहुत डीप पूछ लिया है कि बृहद निकोबार, मध्य अंडमान, लघु अंडमान तथा उत्तरी अंडमान। तो हमारा जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो 737 मीटर है। और अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र जो नदी है, कल्पोंग नदी, वो इसी सैडल पीक के ढलानों से निकलती है। अंडमान निकोबार जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर लगभग बना है। और इसकी लोकेशन अगर मैप में देखी जाए तो ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। बात करते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। और इसमें अंडमान और निकोबार से एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि ये पूछता है कि अंडमान व निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। तो अंडमान व निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और अगर आपको इसमें भी थोड़ा और डीप पूछेगा तो वो यह पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर सकता है, जिसमें ऑप्शन में आपको लघु अंडमान व कार निकोबार लगाना है। यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान में लघु अंडमान व निकोबार में कार निकोबार को अलग करता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। माजुली आइलैंड है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, सालसेट है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, जैसा कि इसमें आंसर भी दिया है, सालसेट द्वीप है, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर स्थित है। और इसी द्वीप पर मुंबई और ठाणे शहर भी स्थित हैं। बात करते हैं हम माजुली द्वीप की। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ही है और यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और बात करते हैं अगर हम इसके एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में माजुली आइलैंड के, तो ये 1250 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप 2016 में घोषित हुआ था। अब ऑप्शन इसमें दिया है लक्षद्वीप, चूंकि अंडमान के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया है जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप ये जो है भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है और यह एक द्वीप समूह है जो लगभग 32 32 कहीं कहीं 32 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 32 द्वीपों में 36 द्वीप देखने को मिलते हैं। तो ये लगभग 32 द्वीपों का द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावरत्ती है। और आप सबको पता है कि लक्षद्वीप अरेबियन सी में स्थित है। और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो उसका नाम है एंड्रोड द्वीप, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर, कहीं कहीं डेटा देखने को मिलता है 4.90 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका 100 द्वीप का एरिया हो गया, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप पे। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, तो आप सबको पता है एनीमोमीटर वायु की चाल का मेज़रमेंट करता है। अमीटर जो है वो विद्युत धारा का मेज़रमेंट करता है। लेकिन जो टैक्योमीटर है ये दाबांतर का नहीं करता है। बाकी पायरोमीटर तो उच्च ताप के लिए यूज़ किया जाता है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। इसमें मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो एंगल्स होते हैं यानी उन्नयन होते हैं और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु से डिजाइन किया गया, यानी कि जो इसमें ऊर्ध्वाधर और लंबवत उन्नयन होते हैं और दिशाओं की जो त्वरित मापन होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है टैक्योमीटर का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ताम्र प्रदूषण ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पे सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है हमारा रांगे की, जिसको हम लोग टिन बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, जो सिंबल होता है, जो पीरियोडिक टेबल में सिंबल होता है, जो प्रतीक चिन्ह होता है उसको SN से डिनोट करते हैं। दूसरा है जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं, ZN। तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम, जिसको AL से डिनोट करते हैं। और चौथा है हमारा सीसा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? PB से, यानी लेड से। तो पीतल के बर्तनों पे जो है आप सबको पता है कि पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः टिन की परत चढ़ाई जाती है। टिन का परमाणु क्रमांक 50 होता है, जबकि वहीं जस्ते यानी जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। और एल्युमिनियम का इसी तरह 13 होता है तथा लेड का यानी शीशे का 82 होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इथेफॉन, एट्राजीन, आइसोप्रोटॉन और लेसियान। तो फल पकाने में जो हमारा रसायन मदद करता है वो इसमें इथेफॉन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क 4 भागों में बटा होता है, आप सबको पता है। और जो ये स्मरण क्षमता होती है ये आपके सेरिब्रम में होती है। नीचे देखिए व्याख्या भी दे रखा है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता यानी मेमोरी, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विश्व निवेश रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है अंकटाड के द्वारा। बात करते हैं हम अंकटाड की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 30 दिसंबर 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा है। इसमें 194 देश सदस्य हैं और इसकी महासचिव जो हैं रेबेका ग्रीनस्पैन है। तो देखते हैं हम एक नज़र विश्व बैंक पे भी डाल लेते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों की स्थापना एक साथ जुलाई 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। जबकि विश्व बैंक में जो सदस्य देशों की संख्या है वो 189 है
तथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 देश हैं। 190वां देश जो है लेटेस्ट वो अंडोरा है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रबंध निदेशक हैं वो डोमिनिक स्ट्रॉस हैं। बात करते हैं अगर एशियाई विकास बैंक की यानी कि एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसमें 68 देश सदस्य हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु असाकावा हैं। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये पीडीएफ बनाने में कहीं कहीं गड़बड़ी हो गई, जो क्वेश्चन कट गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन बीच बीच में हम छोड़ दे रहे हैं तो भूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भूल जा रहे हैं, ये थोड़ा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम जिस क्वेश्चन का पूरा ऑप्शन नहीं है या जिसका आंसर नहीं ठीक से दिया है या व्याख्या नहीं है उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि बस आप पढ़ते रहो और हम पढ़ाते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो चूंकि इसका ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन एक ही है बाजार विक्रेताओं पर, तो हम इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही बताएंगे। किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपकी निर्धारित की जाती है मांग और आपूर्ति पर। चूंकि इसका ऑप्शन पीडीएफ तैयार करने में कट गया है इसलिए हम आपको आंसर सिर्फ बता दे रहे हैं इसका। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समर्थ योजना का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है हमारा स्वयं सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण। दूसरा है टेक्सटाइल सेक्टर में क्षमता निर्माण। तीसरा है हमारा युवतियों का शारीरिक प्रशिक्षण। चौथा ऑप्शन है हमारा ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार। तो समर्थ योजना का उद्देश्य जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में क्षमता निर्माण है। और समर्थ योजना शुरू कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2017 में हुई थी समर्थ योजना की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्योंकि समर्थ योजना अभी मुझे लग रहा है आई थिंक लेखपाल के पेपर में भी पूछी गई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है, यानी किस आधार पर इंडिकेट करती है या कैलकुलेट करती है? पहला है हमारा घरेलू बजट है, ये बजट नहीं है, घरेलू बजट। दूसरा है घरेलू उपभोग। तीसरा है घरेलू निवेश और चौथा ऑप्शन है हमारा घरेलू आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोग। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। इसमें लिखा है पूर्ण गरीबी रेखा को घरेलू उपभोग के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को छोटे लोन देने के लिए खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, और जिसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ भी पीडीएफ में कट गया है
क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में है और यह एक हाथी रिजर्व है। चलिए हम डिस्कस करते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो पहला हो जाएगा हमारा वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हम आपको आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है वो बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला हो जाएगा आपका वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो जाएगा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य। चौथा आपका हो जाएगा करिंगा वन्य जीव अभयारण्य। पांचवा आपका हो जाएगा गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्य जीव अभयारण्य। छठा हो जाएगा रोलपाडू वन्य जीव अभयारण्य। सातवां हो जाएगा आपका कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य। और आठवां और अंतिम हो जाएगा श्रीलंक मल्लेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। अब ऑप्शन में हमारे तमिलनाडु दिया गया है, तो तमिलनाडु के बारे में भी थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं, इसके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जो मुख्यता है। तो तमिलनाडु में मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिडी राष्ट्रीय उद्यान और मुख्यतः मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट जीएस का रिवीजन करके। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है किस शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है? तो ये आपका G20 शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है। संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है, G20 शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है। बात करते हैं G20 की स्थापना की। तो G20 की स्थापना जो हुई थी वो 26 सितंबर 1999 में हुई थी, जिसमें G20 नाम से ही पता चलता है कि 20 देश हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। और इसकी 2021 की जो बैठक हुई थी इटली में हुई थी और 2023 में अभी नवंबर या दिसंबर 2022 से अध्यक्षता भारत ग्रहण करेगा। यानी 2023 की जितनी भी बैठक होंगी G20 शिखर सम्मेलन की सब इंडिया में होंगी। ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो हम बात करेंगे थोड़ा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। और इस संधि पे सभी देशों ने हस्ताक्षर 11 दिसंबर 1997 को किया था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ है वो आपका 16 फरवरी 2005 से प्रभाव में ये आया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा आंदोलन जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु चलाया गया है? तो चिपको आंदोलन को मैंने बताया ही था कि ये 1973 में उत्तराखंड से शुरू हुआ था। प्रीवियस वीडियो में हमने चिपको आंदोलन के बारे में विस्तार से, उत्तराखंड के चमोली से ये शुरू हुआ था। तो ये जो जैविक खेती और जैव विविधता का संरक्षण हेतु जो आंदोलन ये चलाया गया था ये नवदान्य आंदोलन था, जो कि 1987 में वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु चलाया गया था। अब इसका देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की? अब इसका ऑप्शन कट गए हैं, लेकिन हम आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी
वो आपकी 1992 में हुई थी। ये बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। ये देखिए, दो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, बाकी दो ऑप्शन कट गया था। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना का। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है हमारा 1972, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1974, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1975 और चौथा और आखिरी ऑप्शन है हमारा 1980 यानी 1980। तो मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना जो है आपकी 1975 में शुरू की गई थी। देखिए, व्याख्या में दिया गया है, घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से ओडिशा के तिकरपाड़ा स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत राज विषय है किस सूची का? विशेष अधिकारों की सूची का, या राज्य सूची का, या केंद्र की सूची का, या फिर समवर्ती सूची का? तो पंचायती राज तो हम सबको पता है राज्य की सूची में है। अब हम बात करते हैं कि किस सूची में कितने विषय हैं। तो केंद्र सूची में जो संविधान बनने के टाइम थे पहले 97 विषय थे, अब 98 हो गए हैं। और राज्य में पहले 66 विषय की समवर्ती में पहले 47 थे, अब 5 विषय और बढ़ा दिए गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। व्याख्या देखते हैं हम। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में ये प्रबंध किए गए हैं। जबकि वहीं नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन है और भाग 9 का ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया जा सकता है? तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन आपसे किया था राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। इसकी क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में, भारत में राष्ट्रपति के जो पद होगा वो आर्टिकल 53 में था और अध्यादेश 123 में था और महाभियोग 61 में था। तो महाभियोग ही इसमें पूछा है, तो महाभियोग आप सिंपली बता सकते हैं आर्टिकल नंबर 61 में। और प्रोसेस क्या है उस पे महाभियोग चलाने की, आइए देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। जब संविधान के ये ओंत कमड़ के लिए हम आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं, ये पीडीएफ एरर, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होता तो सबसे पहले संसद का, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, कोई आरोप लगाता है और ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति को, मतलब यह आरोप तब तक उस पर, राष्ट्रपति पर नहीं लगेगा, कोई गलत आरोप नहीं लगेगा जब तक कि जो 14 दिन की लिखित सूचना देनी होती राष्ट्रपति को, 14 दिन पूर्व पहले लिखित में आपको सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, और जिसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके
उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपने आशय प्रकट किया हो। यानी कि कम से कम एक सदन के जिस सदन से आरोप लगाया गया है और जो 14 दिन पहले लिखित नोटिस दी जाएगी राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग चलाना है, उसको कम से कम सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके पारित करेंगे कि हाँ, 1/4 सदस्य सहमत हैं इस आरोप से। और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित हो। पहले प्रस्तावित 1/4 द्वारा करें, उसके बाद फिर पारित कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा करें, तब जाके कहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद ने बचाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 31 का बी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो ये तो तैयारी करने वाला जो बिगिनर भी होगा उसको भी पता होगा, 352, 356, 359, जिसमें मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति आर्टिकल 359 में दी गई है। जबकि वहीं बात करें 352 की तो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, और 356 में राष्ट्रीय शासन है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 359 के बारे में क्या दे रखा है व्याख्या में। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। यानी कि 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो आपके मूल अधिकार जो लागू हैं पहले से, उनको निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए। आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता कि एकदम से समाप्त कर देगा। और उसमें भी एक्सेप्शन है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जबकि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकता है, और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब किसी अगर आर्टिकल 359 लागू हो रहा है तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लागू हो। वो किसी एक क्षेत्र विशेष में भी लागू कर सकता है, किसी राज्य में भी लागू कर सकता है। तो इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, सरकार सरपंच को हटा सकती है यदि 3/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें, या फिर 1/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें, या फिर 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें, या अंतिम ऑप्शन है हमारा 1/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें। तो सरकार सरपंच को तभी हटाएगी जब 2/3 पंच यानी 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से हम नेक्स्ट स्लाइड शुरू करेंगे अगली वीडियो में, अगले भाग में, कंप्लीट जीएस रिवीजन के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नित निरंतर जो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्योंकि विगत कई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप चाहे बीएसएफ हेड कांस्टेबल का ले लो, या आने वाली वैकेंसी आरओ एआरओ ले लो, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट ले लो, या इवन अब तो आप सीजीएल भी ले लो, क्योंकि सीजीएल प्री और मेंस दोनों में अब जीएस का वेटेज है, तो अब जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पे रिलायबिलिटी होती थी, इवन जीएस तो ठीक है, रीजनिंग भी है अब तो मेंस में,
आपका लेटर और प्रेसी ख़त्म ही हो गया है, कंप्यूटर भी दे रखा है। तो जीएस अब तो हर एग्ज़ाम के लिए मस्ट हो गई है और वेटेज भी काफ़ी हो गया, क्योंकि मेंस में आप मान के चलो, मेंस में अगर जीएस आ रही है और रीजनिंग आ रही है तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जीएस का, आप लोग खुद ही जान सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। सो थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।